बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ दावे भी किए गए थे, वादे भी किए गए थे। अब अपोजिशन अभी से ही एक तो आपने देखा होगा वाइट पेपर भी जारी किया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो रही है पहले, उसमें साबिक़ सीएम और जनरल सेक्रेटरी जो इस वक्त हैं एहसन इकबाल, उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, साथ दीगर मुस्लिम लीग नून के लोग भी थे। उस पर भी कुछ बात करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की दूसरी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आज़म हाउस में। वो उसमें क्या बातें हुई हैं और क्या प्रोजेक्ट्स की बात की गई है। गिलगित बल्तिस्तान सूबा जो है वो ताहीर का शिकार क्यों हो रहा है और कब तक बनेगा, उस पर भी बात करेंगे। और फिर K2 के करीब लापता जो एक फ़ॉरेन जो है वो टूरिस्ट था, अमरीकी निज़ाद रूसी कोबेमा एलेक्स गोल्ड, उसकी लाश मिली है और K2 के हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक तरफ हायर एजुकेशन जो कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसमें हमने देखा कि इलेक्शन से पहले इवन वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबे की बात की तो बहुत से लोगों ने, इवन अपोजिशन ने कहा कि आप ऐलान ना करें, इससे क्या होगा कि मौजूदा हुकूमत को फ़ायदा होगा, यानी PTI को फ़ायदा होगा। लेकिन क्योंकि वो कहा गया, अब अपोजिशन ये कह रही है कि 2017 में जो सत्ताज अजीज़ की कमेटी थी, उसकी कमेटी में बहुत क्लियर चीज़ें हैं और दूसरी तरफ जो है वो दोबारा से कमेटी बना दी गई है 60 दिन के लिए। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें नज़र आ रहा है कि अपोजिशन भी अपनी तरफ से गेम कर रही है और हुकूमत भी इस वक्त चाह रही है कि वो उस गेम का भरपूर जवाब दे और ऐसा टाइम पे जवाब दे कि वो उसको फ़ायदा हो सके। एनी हो, पहले बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिदखुर्शीद की जो मुलाकात हुई है। आप उसमें बताया जा रहा है कि एक तो वज़ीर आज़म ने फरवरी में इस जामे हिकमत अमली के हवाले से उसमें उन्होंने जो है वो पूरी रिपोर्ट भी मांगी है, अमली पेश जामे हिकमत अमली पेश करने के हवाले से हदायत भी की है। और क्योंकि इस वक्त आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान के मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं, वज़ीर हैं, वो वहाँ सारे के सारे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। सर्दी है, सख्त सर्दी है वहाँ पर, उस तरह का काम नहीं हो रहा। अब इसमें मुख्तलिफ कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वो सियाहत के हवाले से आलमी मयार के सियाहती मकामात जो है वो उसके मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर बात हुई है। वो मेगा प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि मंसूबे के तहत गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शहरी और देही इलाकों की मास्टर प्लान के तहत तंजीम नो की जाएगी। और सिर्फ मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं कि गुज़श्ता इस्लामाबाद की तंजीम नो भी हो रही है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जब से आए हुए हैं वज़ीर आज़म साहब उस वक़्त से शुरू है और आज 2021 हो चुका है। अभी तक इस्लामाबाद में जो है वो देही और शहरी इलाकों में है ना लोगों के मीटर, बिजली के मीटर लग रहे हैं, ना गैस के मीटर लग रहे हैं। लोग अलग से सरापा एहतजाज हैं और पैथेटिक कंडीशन है इस वक्त इनकी भी। तो जो प्लान तो बनते हैं लेकिन आगे हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए वही ब्यूरोक्रेसी है, वही सियासतदान है जो बेचारा नालायक भी है, ना उसने काम करना है, उसने सियासत करनी है। और यही सूरत हाल मुझे गिलगित बल्तिस्तान में भी नज़र आ रही है कि बहुत बड़े बड़े ऐलान जनाब। अब उनको ये नहीं पता कि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं उसमें किस हद तक वहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। नहीं हो, उस पर हम फर्दर जाएंगे। कहा जा रहा है कि मकानात के नक्शे और इनकी जगह गलियों का निज़ाम, निकासी आब, साफ़ पानी की फराहमी के साथ साथ मुख्तलिफ़ मकामात पर सियाहों के लिए सहूलत के लिए बुनियादी ज़रूरत जो है ज़रूरियात की फराहमी भी मनसूबे शामिल है। अब मनसूबा में तो शामिल हो जाता है, आपको पता है गुज़श्ता पिछले पीपल्स पार्टी नून लीग भी मनसूबे में बहुत कुछ चीज़ें शामिल कर रही है, लेकिन शामिल करने के बाद अभी भी जो बिल्डिंग और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी बना है वहाँ पे आप देखेंगे सड़कों की पोजीशन आपके सामने है, ना ही प्रॉपर निकासी है, ना ही उसकी प्रॉपर कोई राइट लेफ़्ट आपको इवन जो है वो डायरेक्शन भी नहीं मिलती। और ठेकेदार पैसे लेके वहाँ से गायब हो जाते हैं और ठेके भी आपको पता है किन किन लोगों को मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। अच्छा, मंसूबे में मकामी आबादी को बुनियादी सहूलियात जिसमें मयारी तालीम और सेहत शामिल हैं को तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाएगी। ये वो वाले सेंटेंस हैं जो 1947 से आपको नज़र आएंगे कि ये चीज़ें होंगी, कोई डायरेक्ट चीज़ ऐसी नज़र नहीं है। मंसूबा मकामी आबादी के लिए रोज़गार के बेशुमार मौके भी पैदा करेगा, ये भी आपको उस वक़्त की नज़र आ रही हैं।
मनसूबा गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत को अरबों डॉलर की सनत में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। इसमें दूसरी राय नहीं है कि सलाहियत रखता है, लेकिन आप इसमें करेंगे क्या? इंटरनेशनल टूरिज़म अभी आपके सामने है कि कोविड के हवाले से पूरी दुनिया इस वक्त मफलूज होकर रह गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस प्लान के हवाले से कहा कि फरवरी में जनाब इसकी जामिया हिकमत अमली जो है वो पेश की जाएगी। अब एक तो यह है कि इसमें जो 2-3 चीज़ें कहा जा रहा है, एक तो नंबर 1 जो गलियों की बात की गई, पानी साफ़ पीने की बात की गई कि ये जनाब हिस्सा होगा। और सबसे बुनियादी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं जिस पर आवाम सरापा एहतजाज है, नंबर 1 लोड शेडिंग है। उसको हंगामी बुनियादों पर उसका हल होना चाहिए था, ना कि वो प्रीवियस गवर्नमेंट पर भी इस पर मुबैन तौर पर एक इल्ज़ाम मौजूद है कि वो भी उस तरीके से नहीं कर सकी, आल दो कि वो क्लेम तो कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो PTI हुकूमत जब से आई हुई है उसके बाद क्या हुआ, उस पर मज़ीद लोड शेडिंग जारी है, उसमें कोई किसी किस्म की हिकमत अमली सामने नज़र नहीं आ रही। और तीसरा जो है वहाँ इंटरनेट की जो है सहूलत वो ना होने की वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको जहाँ वहाँ पर जो है मसाइल का सामना है। तो बुनियादी सबसे बुनियादी अगर हम कहें तो एक तो नंबर 1 लोड शेडिंग है गिलगित बल्तिस्तान में। दूसरा उसके ऑप्शन भी नहीं है, वहाँ गैस नहीं है, वहाँ पे जंगलात पर पाबंदी है। और ऊपर से FCV आपको पता है कि नया जो मामला हुआ, वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया, उस पर भी आवाम सरापा एहतजाज है। और गैस की लोड शेडिंग, गैस तो है ही नहीं, और LPG वहाँ पर महंगे दामों बिकती है। या तो उस पर सब्सिडी दी जाती तो शायद आवाम को कुछ सहूलत मिलती, वो भी नहीं है। और ऊपर से बिजली भी की लोड शेडिंग भी है। आप इस अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह मुश्किल वक्त गिलगित बल्तिस्तान की आवाम वो करती है। और साइड एरियाज़ में तो बिल्कुल बिजली का नामो निशान ही नहीं होता। जहाँ पर बर्फ़बारी हो जाती है वहाँ पर ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। तकरीबन दिसंबर से ले कर मार्च तक ऐसे बहुत से इलाके हैं जो, और ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा गया है। कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ -27-30 तक पहुँच चुका है। और इवन गिलगित सिटी में भी कहा जा रहा है कि -15 तक गया है, -10 तक जाता है। अब ये सूरत आपको नज़र आ रही है। और हुकूमत इस वक्त वो प्लान बता रही है कि जो गुज़िश्ता 10 सालों में प्लान पूरे नहीं होंगे, वो ख्वाब और ये चीज़ें दिखा रही हैं। एमरजेंसी बुनियाद पर अगर हम कहें कि शायद कोई काम होता, आवाम को मिलता, अगर उनकी लोड शेडिंग एटलीस्ट जो है वो आप जो है वो यानी फ्यूल पे ही बना लेते और उनको उस मुश्किल से निकालते। साथ इंटरनेट की सहूलत आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, वहाँ पे वो भी किया जा सकता है। वो बुनियादी इंसानी आप समझें कि हुकूक में अब शामिल हो चुका है गिलगित बल्तिस्तान की। अगर बात आज फाटा में भी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि वहाँ के इंटरनेट मिलना चाहिए और इंटरनेट देने की बात की गई है। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक रिट दायर है जिसमें कहा गया कि पूरे पाकिस्तान में जिन एरियाज़ में इंटरनेट नहीं है उनको बुनियादी ये जो हक़ है वो मिलना चाहिए। और अब एक तरफ आप कोविड के बाद ये दावा कर रहे हैं कि सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन कर दी हैं, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो है 15 से 20 लाख के करीब वो स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। दूर दराज से वो आए, गिलगित में फंसे, उनके तालीमी नुकसानात हुए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। साफ़ पीने की पानी की बात करें, वो गिलगित सिटी में भी आपको नज़र नहीं आएगा। सीवरेज का निज़ाम तो ज़ाहिर है वो पहले से ही है, तंग गलियाँ हैं, वो अलग इशू है कि वो अब तंग गलियों को कैसे ठीक कर सकते हैं फ़ौरन। जो मैप है वो कैसे, डेफिनेटली ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है कि आप एक इदारा बनाएंगे, फिर उसमें जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनको आप मसमार तो कर नहीं सकते। तंग गलियां पहले से मौजूद हैं, ये चीज़ें पहले होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि आगे जो है आवाम को जो बुनियादी पहले ही मसाइल का सामना है वो उनको हल करने के बजाय आप एक नए रुख की तरफ चल पड़ें। बात कर लेते हैं आप जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो ज़ाहिर अपोजिशन में तो पीपल्स पार्टी है, उसके लीडर हैं, लेकिन हाफ़िज़ हफीज़ुर रहमान जो साबिक़ CM है उनकी तरफ से और एहसन इकबाल की तरफ से वाइट पेपर जो शाया हुआ, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उसमें बड़ा कोई लॉजिकल और बड़ी कोई मनी ट्रेल होगी। जो जिस तरीके से ये बात कर रहे थे कि ये होगा, वो कालें हुई, ये हुआ, हम आपको सामने डाटा रखेंगे, ऐसी चीज़ तो हमें नज़र नहीं आई। सिवाय बस वो खाना पूरी की गई है। शायद वो अपना बताना चाह रहे थे कि हम जनाब वो किसी न किसी तरीके से यानी डिस्कस होते रहें। उसमें आप देखेंगे उसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं। एक नंबर 1 तो कह रहे हैं जनाब कि हमारे लोग उठाए गए हैं, ज़बरदस्ती उठाए गए हैं, 6-7 वज़ीर हमारे उठाए गए हैं। बार बार वही रिपीट वो कर रहे हैं हाफ़िज़ हफीज़ुर रहमान साहब, लेकिन क्योंकि अब उनकी बात पेश है इसलिए भी अमल वो लोग भी कायल नहीं हो रहे कि वो बार बार जब चीज़ वो होती है और उसमें आप कोई सबूत ना पेश कर सकें तो डेफिनेटली आवाम भी समझती है कि ये एक सियासी स्टंट जो है वो छोड़ा जा रहा है। अब वो बार बार कह रहे हैं मेरे 8-7 वज़ीर ले गए। अब 8-7 वज़ीरों में से कोई एक वज़ीर भी तहरीक इंसाफ में जीता नहीं है। अच्छा, फिर ख़ुद कहते हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर धांधली की, ये किया, वो किया, सारा कुछ सस्पेंड कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया।
और दूसरे ही लम्हे, पहले ये कहते हैं कि सारा कुछ उसने ऐसे ऐसे किया, दूसरे लम्हे में अपने ही स्पीच में, अपने ही वाइट पेपर में कहते हैं देखें तहरीक इंसाफ वहाँ पर हार गई है, सिर्फ 8 सीटें मिली हैं, बाकी आज़ाद हैसियत में लोग उनके साथ शामिल हुए हैं। तो ये एक अपना सवाल का जवाब वो खुद दे देते हैं वहाँ पर कि अगर तो धांधली हुई होती, मुनज़्ज़म धांधली होती, गन पॉइंट पर लोगों को लाया जाता, तो ज़ाहिर है उनके लिए फिर जिताना मुश्किल तो नहीं था। जिस बंदे को अगर आप गन पॉइंट पर ले आएँ और उसके पर उसको जिताना भी मुश्किल नहीं है, और उसको वज़ीर बनाना भी मुश्किल नहीं है। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनाब आपके वज़ीरों को लेके आए गए, आपके वज़ीरों में आपने उन लोगों पे भी कहा, अब वो लोग आपके ऊपर जो कह रहे हैं कि जनाब हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में ख़ुद फ़ैसले करते थे, अकेले ख़ुद जाते थे, आगे पीछे जाते थे, वज़ीरों को पूछते नहीं थे, और इवन जो सेक्रेटरी जिनके थ्रू आपने सारी गेम की है वो आल्दो उस पर हम काम कर रहे हैं, जो इस वक्त वो भी क्या कहते हैं उस वक्त सप्तेन साहब थे, उनके थ्रू आप क्या कुछ करते रहे। इवन वज़रा को भी आप एक्सेस नहीं देते थे और उनका कोई काम नहीं होता था, और सेक्रेटरीज़ के थ्रू आप अपने काम करते थे और एक मोनोपोली मौजूद थी। ये आपके पर इल्ज़ाम नहीं है, ये वो लोग कह रहे हैं जो इसका हिस्सा थे, और अब यही चीज़ें आपके वो नज़र आ रही हैं। तो आप या तो आवाम की बात करें कि शायद आवाम अभी समझ चुकी होगी कि वो काम करें जो आवाम को आपने नहीं दे सके, ये मुश्किलात रही हैं। फिर सूबे के हवाले से हम देख रहे हैं कि उसमें वहाँ की अपोजिशन जो है वो अब चाह रही है कि सूबा ना बने। अब डायरेक्टली तो कह नहीं सकते क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, इनडायरेक्टली वो इस तरीके से नफ़रत बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ है पीपल्स जो आपकी इस वक्त कश्मीर में हुकूमत है, अब ये भी देखा जा रहा है कि कश्मीर में हुकूमत जो है ज़ाहिर है वो भी उन्हें जाने वाली है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी, जो भी बाकी दीगर पार्टीज़ हैं वो उसमें अभी पल तोल रहे हैं तहरीक इंसाफ में आने के लिए। अब तहरीक इंसाफ के अंदर ही जंग शुरू हो गई है बेसिकली। ज़ाहिर है उनको इल्म है कि वफाक में जिसकी हुकूमत होगी डेफिनेटली वो हुकूमत बनेगी, लेकिन वहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्शन तक वेट किया जाएगा। जो मेरे अंदाजे हैं कि इलेक्शन तक ये कमेटी खेला जाएगा, उससे पहले वो सूबा डिक्लेयर इसलिए नहीं कर सकेंगे कि क्योंकि पहले से ही कश्मीर की तरफ से जो है वो सवालात उठाए गए हैं, और अगर पहले सूबा बना देते हैं गिलगित बल्तिस्तान को तो कश्मीर इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल भी हो सकता है, वो हार भी सकती है। कि जो एक चीज़ नज़र आ रही है उस वक़्त जो आवाज़ उठाई गई थी, हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिलगित में थी और उन्होंने ख़ुद तो उस तरह से आवाज़ नहीं उठा सकते थे क्योंकि आवाम देख भी रही थी कि आप पहले ख़ुद कहते थे कि सूबा बनना चाहिए और उसके बाद आप ख़ुद मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कश्मीर गवर्नमेंट को ये ज़रूर कोशिश की कि वो ये बात करें, और कुछ हद तक हमने देखा कि उन्होंने बात भी की। अब एक तो ये हम देख रहे हैं कि शायद ये कमेटी जो बनी है 60 दिन के लिए, और आगे इलेक्शन भी गिलगित बल्तिस्तान का कश्मीर का आ रहा है, तो कश्मीर के इलेक्शन के बाद जो है वो सूबे का मामला जो है वो सामने आ सकता है। अब ज़ाहिर उसमें डिले आएगी, जो भी हुकूमत बन गई है पीटीआई की और जो उनको मेन ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया। अब ज़ाहिर है उसमें हमें देखने में नज़र आया कि बहुत सी चीज़ें यू टर्न भी लिए जाने के जो है वो तरीके इनको पहले भी आते हैं, और मज़ीद भी यू टर्न्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि इसमें लिए जाएंगे। और अब बज़ाहिर वो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जब तक कश्मीर के नहीं होते गिलगित बल्तिस्तान को अगर सूबा बनाया जाएगा तो ज़ाहिर है उसमें मुश्किलात का सामना हो सकता है तहरीक इंसाफ को कश्मीर में। और कश्मीर में अभी से हम देखेंगे रस्साकशी शुरू है और बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं इस वक्त। यानी सूबे का मामला भी आप समझें कि अगस्त सितंबर तक आपको नज़र नहीं आएगा, कमेटी खेली जाएगी। दूसरी तरफ मज़ीद कमेटियाँ बन रही हैं जनाब, वज़ीर-ए-आज़म की जो मुलाकात होती है उसके बाद अभी तक कुछ चीज़ उस तरीके से सामने नहीं आई कि जिससे ये कहा जा सके गिलगित बल्तिस्तान में वाकई कोई मौजूदा हुकूमत जो है वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट या एटलीस्ट जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं उसको हल करने के लिए है। बड़ा ही सिंपल है कि वहाँ पर लोड शेडिंग का सबसे बड़ा मसला है, इंटरनेट का मसला है, वहाँ पर गैस नहीं है। लोड शेडिंग के साथ साथ आवाम को अगर जंगलात का जो कोटा है वो भी नहीं मिलेगा तो आवाम जो है वो सरापा एहतजाज भी होंगे। और फिर वो जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो अपोजिशन इस वक्त कह रही है कि हमारे प्रोजेक्ट्स भी रोक दिए गए हैं, और उसके बाद से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो असर नो ये कहा जा रहा है कि जायज़ा भी लिया जा रहा है। तो अभी तक की जो ये सिचुएशन थी वो आपके सामने रखी है। अच्छा, एक ख़बर जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो ये थी कि काफ़ी दिनों से एक ख़बर चल रही थी कि जो मौजूद हैं वहाँ पर क्या केटुवे, क्योंकि आपने देखा होगा सर्दियों में वहाँ पर और गर्मियों में मतलब मुख्तलिफ जो वो होते हैं सीज़न में जो है हमें देखने में आया कि केटू को सर करने की कोशिश होती है। अब जो केटू में को सर करने की कोशिश की गई है उसमें नंबर 1 एक तो ये कहा जा रहा है कि जो फ़ॉरेन कुछ लोग थे
उनको मुश्किलात का वहाँ पे सामना भी रहा और उनको उस तरह की सर्विसेज नहीं दी गई और मुख्तलिफ़ तरह की स्टोरीज चलती रही हैं, लेकिन कुछ लोग लापता थे। अब उसकी डिटेल में आपके सामने रखता हूँ कि जो लोग लापता थे वो वाकई वहाँ पर उनको मुश्किलात का सामना रहा और ये वो कैसे उसकी डेथ हुई। लेकिन ये बताया जा रहा है कि K2 के जो करीब लापता अमरीकी जो नज़ाद रूसी कोपेमा थे, एलेक्स गोल्डफाब की लाश जो है वो मिली है। और ये लाश कहाँ से मिली है ये बताया जा रहा, तकरीबन K2 से 8 किलोमीटर दूर ब्राउड पीक नामी चोटी को सर करने की कोशिश करने वाला लापता अमरीकी नज़ाद रूसी कोपेमा जो था वो उसकी मौत की तस्दीक भी कर दी गई है। और सख्त सर्दी के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा मुतासर भी रहा। उन्होंने कहा कि उनके बावजूद कोपेमा की लाश एक दिन तलाश के बाद मिली है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो कहा जा रहा है कि प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में। बहुत से ऐसे कोपेमा जाते हैं, उनकी प्रॉपर उस तरीके से ट्रैकिंग नहीं की जाती, उनसे रब्ता भी नहीं होता, डेफिनेटली वहाँ पे सिग्नल नहीं होते और जिसकी वजह से ये मामला जो है वो गड़बड़ होता है। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो बाकी ममालिक जो एशियन कंट्रीज़ वहाँ से भी लोग मौजूद थे। अभी ये भी मालदीव के बात की जा रही है कि वहाँ के एक टीम है उसने भी इसको सर किया है। अब टूरिस्ट कंपनी के मुताबिक एलेक्स अपने साथी कोपेमा जोनल्ड के साथ ये कहा जा रहा है कि पस्तोर की चोटी पर पहुँच चुके थे जो 6000 से ज़ायद मीटर पर ऊंचाई है। यहाँ से जो कहा जा रहा है जोल्टन ने ख़राबी मौसम के हालात के सबब वापसी का फ़ैसला कर लिया, जबकि एलेक्स जो था उसने अपना सफ़र जारी रखा। इस मकाम से उन्होंने अपना आखिरी वीडियो पैगाम जो है वो भी जारी किया था, जिसके बाद इसके साथ कोई रब्ता नहीं हुआ था। फिर ये भी बताया जा रहा है कि अब रेस्क्यू के पास तो ज़रा डेड बॉडी पहुँच चुकी है, उन्होंने तस्दीक भी कर दी है। और ये कहा जा रहा है कि अभी तक मौसम सरमा में फ़तह करने की मुहिम में मजमूई तौर पर 18 ममालिक के 58 कोपेमा जो हैं वो इन्होंने हिस्सा लिया था। अभी तक टोटल जो है इनमें से 5 ख़वातीन भी शामिल थी और अब तक इसमें 3 कोपेमा ज़ख्मी होकर इस मुहिम से बाहर हो चुके हैं। और जबकि बाकी जो है सर्जियो मैंगूत नामी एक कोपेमा कहा जा रहा है कि वो दौरान वो भी गिरकर ज़ख्मी भी हुए और बाद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो भी उनकी भी डेथ हो गई थी। तो ये एक जो ख़बर चल रही थी कि उसकी तस्दीक नहीं हो पा रही कि गायब हो गए हैं और इस तरीके से अब फाइनली रेस्क्यू ने उसकी करीब कर दिया है। और इसमें कहा जा रहा है कि एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए, जहाँ कहीं लैक ऑफ जो एक आ रही है वहाँ पर इशू आ रहा है, कोऑर्डिनेशन भी आ रही है इदारों के दरमियान भी, और प्रॉपर कोई इदारा उस तरीके से इसको मैनेज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उनके पास ना लेटेस्ट इक्विपमेंट है और इसी तरह रेस्क्यू के पास भी उस तरह की चीज़ें शायद मौजूद नहीं है। या तो इनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए, और अगर अलाउ किया जाता है तो डेफिनेटली उनकी ट्रैकिंग होनी चाहिए एंड तक कि अगर कोई इस तरह के जो टूरिस्ट हैं, कोपेमा हैं, अगर वो गायब होते हैं तो उनको किस तरीके से और जो है वो वहाँ से रेस्क्यू भी किया जाना चाहिए। अभी तक लिए इतना ही, मज़ीद इस हवाले से जो अपडेट होगी वो आपके सामने रखेंगे।